हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि शिशु शिक्षण भत्ता। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी कंफ्यूजन डाउट है आपके माइंड में, वो सारे आज इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। फाइनली आपको डेमो करके दिखाएंगे किस टाइप से आपको एप्लीकेशन लिखना है, किस टाइप से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और एज ए सीआरपीएफ मेंबर, सीआरपीएफ की बात करें तो जो ऑनलाइन का जो सुविधा हुआ है अभी सीए का, उसके बारे में कुछ हम अपडेट लेकर के आज वीडियो में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको अगर इस पहले से यह सारी चीज टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी का जो अमाउंट है वह कितना मिलता है आज के डेट में। जैसे कि आज डेट है आज, यानी कि मार्च 2026 चल रहा है, तो उस टाइम जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट जो है वह कितना मिलता है। साथ में ट्विंस रूल्स क्या है, यानी कि जुड़वा बच्चे के मामले में सीए का क्या रूल्स है, स्कूल या सत्र बदली होने पे उसका नियम क्या है और राशि कितना मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि किसी का मार्च टू अप्रैल सेशन चलता है, जब स्कूल बदली करते हैं तो उनका जनवरी से दिसंबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, कितना मिलता है और नियम क्या कहता है। साथ में दोस्तों जानेंगे कि बच्चे के मृत्यु होने पे और तीसरे बच्चे के दवा के लेकर के हम लोग जानेंगे। अगर खुदा ना खास अगर किसी बच्चे का मृत्यु हो गया और वह थर्ड बच्चा को लेना चाहते हैं, तो वह उस कंडीशन में क्या होगा। गोद लिए हुए बच्चे के बारे में जानेंगे, क्या सीए के क्या रूल्स है अडॉप्ट चाइल्ड के बारे में। साथ में दोस्तों जानेंगे कि कक्षा की सीमा यानी कि क्लास लिमिट मैक्सिमम कितना क्लास तक ले सकते हैं। फेल होने पे सीए का रूल्स क्या है और फेल होने की बराबरता यानी कि कंटिन्यू वह बच्चा जो है वह फेल हो रहा है एक ही क्लास में, तो वह कितने क्लास तक वह लास्ट सीए ले सकता है, इसके बारे में जानेंगे। हर एक टॉपिक के एज लिमिट वगैरह, कक्षा का जो सीमा होता है। इसके बाद दोस्तों जानेंगे कि क्या अगर पति पत्नी हस्बैंड वाइफ यानी कि दोनों अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस कंडीशन में सीए ले सकते हैं कि नहीं, क्या दोनों ले सकते हैं या फिर एक ले सकते हैं। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों कि तलाक के बाद क्लेम, ठीक है, अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उस कंडीशन में अलग अलग बच्चों का ये वो लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं या नहीं, क्या रूल्स है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आवेदन में आपको क्या बदलाव करना पड़ेगा, किस टाइप से, उसका साथ साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। साथ में दोस्तों अगर डिवोर्स के बाद अगर आप सेकंड शादी कर लेते हैं, तो दूसरी पत्नी के जो बच्चे हैं या फिर उनका वो कहीं गोद लिए हैं, तो उस कंडीशन में आपका सीए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में क्या सीए का रूल्स है आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लास्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि जब फर्स्ट टाइम कोई सीए ले रहे हैं तो वह एप्लीकेशन उनको कैसे लिखना है। अगर स्कूल बदली कर रहे हैं बच्चे का, तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है आपको डेमो इसमें दिखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको सीए का जो डेमो फिलअप मिलेगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। और एक्चुअली आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि किसी और पे निर्भर होते हैं सिंपल सा सीए के फॉर्म भरने के लेकर के, तो उसके बारे में भी हम सीए यहाँ पर फुलफिल करके आपको बताए हैं। और ये सारे दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और क्यों क्वेश्चन होगा तो आप बेझिझक आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मैंने उसका रिप्लाई टाइमली देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं पॉइंट को। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कोई प्रथम बार ये लेना हो, तो सबसे पहले अगर कोई नया भर्ती होकर के आए हैं के बाद उनके बच्चे वगैरह हुए, तो उस कंडीशन में सीए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर पहले से ये सब रेडी करके रखना होगा, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपका जो बच्चा का नाम है वह सर्विस रिकॉर्ड यानी कि पीआईएस डाटा में प्रॉपर एंट्री हो जाए। तो उसके साथ पीआईएस डाटा में एंट्री करने के लिए पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, साथ में जो बच्चा का फोटो है वह देना होगा, आधार या बर्थ सर्टिफिकेट। यह चीज दोहरी प्रति में सबमिट होता है। तो इस चीज को कर कर अगर आप कोई अदर डिपार्टमेंट से भी होंगे तो जो भी आपके प्रोसेस होगा कुल मिलाकर कि आपको बच्चे का नाम जो सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री होना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों सीए के पॉइंट पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सीए के राशि जो है वह कितना मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों सीए के राशि क्या है, प्रति माह काउंट होता है, यानी कि एक महीना में सीए आपको 2750 रुपया, यानी कि एक साल में सीए बनता है 33,000 रुपया। पोस्टल सब्सिडी एक महीना में आपको 8,437.50 प्रति माह मिलता है, यानी कि इसको हम कैलकुलेट करें अगर एक साल का तो 1,01,250 रुपया पोस्टल सब्सिडी मिलता है। पोस्टल सब्सिडी का रूल्स क्या है, इसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बना देंगे हॉस्टल सब्सिडी के लिए स्पेशल। बशर्ते आप जान जाइए कि इतना अमाउंट हॉस्टल सब्सिडी में मिलता है, बाकी जो रूल्स है वो सीए वाला ही हॉस्टल सब्सिडी में भी लागू होते हैं, ठीक है। बशर्ते आपका बच्चा जो है हॉस्टल में पढ़ना चाहिए और वो आपके जो रेसिडेंस एरिया है, ये रेसिडेंस जो होम एड्रेस है उससे
50 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए उनका हॉस्टल। साथ में दोस्तों अगर बच्चा दिव्यांग है तो उस कंडीशन में जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट है वह दोगुना हो जाता है। तो सीए कितना मिलेगा दिव्यांग बच्चा का? 66,000, ठीक है। और हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलेगा? 2,02,500। तो ये हो गया दोस्तों आपको हॉस्टल सब्सिडी और सीए का मिलने वाला राशि। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं जुड़वा बच्चे का नियम। जुड़वा बच्चे का क्या कहता है नियम? दोस्तों जुड़वा बच्चा अगर 2 जीवित बच्चे हैं तो उस कंडीशन में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट बच्चा जो है वह सिंगल है और सेकेंड बच्चा जुड़वा होता है तो उस कंडीशन में आप तीनों बच्चे का सीए ले सकते हैं। सीए या हॉस्टल सब्सिडी आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम में ही जुड़वा बच्चा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ जुड़वा बच्चा का ही ले सकते हैं। सेकेंड में सिंगल या जुड़वा हुआ तो उनका फिर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं स्कूल या सत्र, ठीक है, बदलने पे उनका नियम क्या है और राशि कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों पहले जब आप एग्जाम्पल यानी कि पुराना स्कूल है ओल्ड स्कूल तो उसका जो सत्र था वह मार्च 2024 से अप्रैल 2025 था। फॉर एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर बताए हैं तो उस कंडीशन में वह सीए ले चुके होंगे यानी कि 12 गुना 2700 यानी कि 33,000 रुपए वह ले लिए पुराना सत्र का। इसके बाद उन्होंने स्कूल को बदली कर दिया। तो स्कूल को बदली किए तो उनका सत्र क्या हो गया? जनवरी से दिसंबर सत्र हो गया। अगर सत्र पहले जैसा ही है तब तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, आपको उतना ही कैलकुलेट होगा। बट अगर सत्र भी बदली हो जाए साथ-साथ में, स्कूल के साथ-साथ में उनका सत्र भी सेशन भी बदली हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि जनवरी से दिसंबर हो गया, तो फिर एलिजिबिलिटी कब से यह होंगे? यह मई से लेकर के दिसंबर तक एलिजिबल होंगे। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को तो पहले ही ले चुके हैं यहाँ पर देखिए। तो अप्रैल के बाद जो है वह हो जाएगा, वहाँ से एलिजिबल होंगे नेक्स्ट सत्र में यानी कि मई से दिसंबर तक। यानी कि कुल 8 महीना के सिर्फ मिलेगा सीए 22,000 रुपए, ठीक है। पूरा साल का नहीं मिलेगा 33,000, आपका फिर मिलेगा उस कंडीशन में 22,000 रुपया। तो यह थे दोस्तों स्कूल बदली करने का। स्कूल बदली करने का जो एप्लीकेशन है वो हम नीचे आपको दिखाए हैं डेमो, तो हम आपको बाद में बताएँगे। आप समझते हैं कि बच्चे की मृत्यु होने पे क्या सीए का रूल्स है? तो अगर आपके 3 बच्चे हैं, उस कंडीशन में अगर खुदा ना खास एक बच्चा का मृत्यु हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो तीसरा बच्चा है, उसका फिर आप सीए क्लेम कर सकते हैं। ये ओ सीए लेने के लिए वह एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों गोद लिए हुए बच्चे के लिए क्या रूल्स है? तो कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चे के लिए यानी कि लीगल एडॉप्ट चाइल्ड के लिए सीए दावा कर सकते हैं यानी कि सीए लेने के लिए वह एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ दोस्तों कक्षा की सीमा आप समझते हैं और एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो आज के डेट में यानी कि नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक का सीए आप ले सकते हैं। अगर 10th क्लास के बाद अगर आईटीआई और डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल का तो उस कंडीशन में भी सीए अप्लाई कर सकते हैं। ये लेने का जो मैक्सिमम एज है वह क्या है? 20 इयर्स यानी कि 20 साल तक की आयु तक वह सीए ले सकते हैं। और जो लास्ट क्लास है वह 12वीं क्लास तक। अगर बच्चा दिव्यांग है तो उस कंडीशन में उनका एज 2 वर्ष ज्यादा हो जाता है यानी कि 22 वर्ष तक वह ये ले सकते हैं। दोस्तों अगर बच्चा फेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में दोस्तों आप सीए ले सकते हैं। अगर बच्चा एक ही क्लास में फेल हो रहा है तो उसका सीए आप क्लेम कर सकता है। सरकार का यह नहीं है कि फेल और पास, सरकार पैसा क्यों देता है? सिर्फ पढ़ाने के लिए यानी कि इच्छु शिक्षण भत्ता देता है सिर्फ उनका एजुकेशन के लिए, न कि फेल और पास के लिए, ठीक है। तो वह सीए बेझिझक क्लेम कर सकते हैं अगर एक ही क्लास में बच्चा फेल हो रहा है तो। दोस्तों नियम और शर्तें यहाँ पर सेम ही है, जो चीज मैंने बताया आपको कि वह सीए फेल हो जाता है फिर भी सीए ले सकते हैं। सीए तब तक मिलता रहेगा जब तक बच्चा स्कूल जा रहा है और आप स्कूल से उसका जो सर्टिफिकेट हम लोग लाते हैं वह सर्टिफिकेट जब तक दे रहे हैं तब तक सीए मिलते रहता है। जो कक्षा का सीमा है इसका लाभ सिर्फ 12वीं क्लास तक सीमित है। कब सीए नहीं मिलेगा? अगर बच्चा स्कूल छोड़ देता है तो आपको सीए नहीं मिलेगा। अगर बच्चा का जो एज है वह 20 वर्ष के पार हो जाता है तो फिर सीए नहीं मिलेगा। अगर बच्चा 12वीं कक्षा पार कर लेता है या फिर आईटीआई डिप्लोमा पास हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर सीए नहीं मिलेगा। सीए कब अप्लाई करना चाहिए दोस्तों? तो जब आपका बच्चा का सत्र खत्म हो जाता है तो अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि उनका सत्र अप्रैल में खत्म हो रहा है और जनवरी में ही सीए सबमिट करने लगते हैं, तो वैसे सबमिट नहीं करना है। जब सत्र खत्म हो जाता है बच्चों का तो ही सीए अप्लाई करना चाहिए। अगर दोस्तों बार-बार लड़का आपका एक ही कक्षा में फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में सीए के क्या है? तो उस कंडीशन में भी सीए मिलेगा। अगर एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में बार-बार वह रिपीटेड फेल हो रहा है तब पर भी सीए उनको मिलेगा। सबसे अहम रोल क्या होता है? यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट है, एज लिमिट अधिकतम 20 वर्ष तक है। जैसे 20 वर्ष हो जाएगा, सीए मिलना बंद हो जाएगा उनका। इसमें डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग बचा बच्चा है, उनका उम्र जो है वह 22 वर्ष हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए है, अगर यदि बच्चा 9वीं कक्षा में 3 बार फेल हो जाता है,
और उसकी उम्र जो है 20 साल के पार हो जाती है, तो उसके बाद सीए मिलना बंद हो जाएगा, चाहे वह 10वीं ही कक्षा में क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लास लिमिट भी है, क्लास लिमिट जो कि हम पहले ही बता दिए हैं कि ठीक है 12वीं तक ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद विभाग क्या सवाल उठा सकता है, अगर बार-बार एक ही कक्षा में आपका बच्चा जो है वह फेल हो रहा है, तो एक स्पष्टीकरण माँग सकता है कि तो क्या पति-पत्नी अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उस कंडीशन में सीए ले सकते हैं कि नहीं? क्या दोनों सीए अप्लाई कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में नहीं। कोई भी सीए लेंगे तो एक ही कार्मिक लेंगे, या तो पत्नी या तो फिर हस्बैंड, यानी कि वाइफ या फिर हस्बैंड, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। अगर वह चाहें तो अगर बच्चा किस पे निर्भर है, किस पे डिपेंड है, वह चीज़ मायने रखता है ज़्यादा। तो अगर आप चाहें तो एक-एक करके भी ले सकते हैं, एक बच्चा का वो, एक बच्चा के, लेकिन अक्सर जिस डिपार्टमेंट के ज़्यादा बेनिफिट हो, तो उस कंडीशन में यानी कि वाइफ का जो बेनिफिट अगर ज़्यादा लग रहा हो, ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस लग रहा हो, तो उनके नाम से आप सीए ले सकते हैं, या फिर हस्बैंड का जो ईज़ी प्रोसेस हो तो उनके नाम से। इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन दोनों नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे शो किया हुआ है कि नियम क्या कहता है, तो जो चीज़ मैंने बताया सेम चीज़ वही है कि अगर जिस पे निर्भर है वही विभाग क्लेम कर सकता है। घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, उससे एक आवेदन में यह घोषणा करना होगा कि मेरी पत्नी या जो पति हैं, सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वे इस बच्चे के लिए शिशु शिक्षण भत्ता यानी कि सीए का दावा नहीं कर रहे हैं। जब एप्लीकेशन वह लिखेंगे तो ये पॉइंट को ज़रूर मेंशन करना होता है। साथ में कभी-कभी कोई भी डिपार्टमेंट माँग देता है नॉन ड्रावल सर्टिफिकेट। अब दोस्तों जानते हैं कि तलाक के बाद अगर क्लेम अलग-अलग बच्चों के लिए कोई लेना चाहे तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है यानी कि तलाक दे देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर बच्चा एक अपने पास ले जाता है, एक आपके पास बच्चा है, या फिर दोनों बच्चे पत्नी के पास ही रहे, जिससे डाइवोर्स हुआ उनका, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको अगर जो बच्चा का खर्च है लीगल तरीके से अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि उसका खर्चा आप ही उठा रहे हैं, तो फिर आपको सीए मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आप उनका जो बच्चे का खर्चा है आप उठा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सीए नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों जो कि कोर्ट का ऑर्डर कॉपी जो होता है, ठीक है, उसको आप लिखना होगा कि जिसमें बच्चे के कस्टडी और खर्च जो का ज़िक्र किया हुआ होना चाहिए कि कौन उसका खर्च उठा रहा है। साथ साथ में दोस्तों खर्च का प्रमाण पत्र, यदि बच्चा आपसे दूर है तो यह साबित करना होगा कि आप उसकी शिक्षा का खर्च दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, वह आपको लगाना होगा। और तलाक के बाद जो अधिकतम सीमा है, उसका है दोस्तों आप 2 बच्चे तक का आप सीए ले सकते हैं। अगर दोनों बच्चे अगर जीवित हैं, तो उस कंडीशन में आप तलाक के बाद भी नियम जो है पहले जैसे था, वही रहता है। इसमें दोस्तों आवेदन में थोड़ा-सा आपको चेंजिंग करना होगा, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि तलाक के पश्चात उक्त बच्चे जो हैं या जो बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण व्यय प्रार्थी द्वारा वहन किया जा रहा है, और अन्य किसी व्यक्ति या स्रोत द्वारा इस भत्ते का लाभ नहीं लिया जा रहा है। तो यह चीज़ को आपको एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे का खर्च या स्कूल फीस नहीं उठा रहे हैं, तो नियम स्पष्ट है कि आप फिर को आपको सीए नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप सीए क्लेम कब नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ शिशु शिक्षण भत्ता का मूल उद्देश्य है कि कर्मचारी उनके बच्चों के शिक्षा पर होने वाले खर्च प्रतिपूर्ति करना है। यदि आप खर्च नहीं उठा रहे हैं, तो आपको नैतिक और कानूनी रूप का इसका दावा नहीं कर सकते हैं। यदि दोस्तों जिससे आप तलाक लिए अगर वह सरकारी कर्मचारी हैं ऑलरेडी, तो वह उस कंडीशन में सीए का खर्चा जो है अधिकार उनका है, यानी कि वह सीए लेंगे। उस कंडीशन में आप सीए नहीं उठा सकते। और नेक्स्ट दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, यानी कि जो बच्चा आपके पास है, अगर तलाक के बाद बच्चा जो आपके पास है, उस कंडीशन में उनका सीए आप उठा सकते हैं, और जो बच्चा उनका आपके पास नहीं है, तो उनका सीए फिर आप नहीं उठा सकते। नेक्स्ट दोस्तों, अगर दूसरी पत्नी के बच्चों पर सीए के नियम क्या है, यानी कि एक के अगर आप डिवोर्स दे देते हैं, तो फिर अगर दूसरा शादी करते हैं, दूसरी पत्नी आती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आप प्रथम बच्चा यानी कि पहली पत्नी का बच्चे का खर्च अगर आप नहीं उठा रहे हैं, तो उनका सीए आप नहीं ले रहे हैं। सेकंड पत्नी के जो बच्चे हैं, उनका सीए आप ले सकते हैं। अगर फर्स्ट पत्नी के बच्चे का अगर सीए आप उठा रहे हैं, अगर लीगल तरीके से कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनका बच्चे का जो खर्च है वो आप ही उठाएँगे, तो सीए का रूल्स है कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये सेकंड पत्नी के बच्चे का नहीं मिलेगा। तो पहले आपको लीगल तरीके से
उनको या आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जो प्रथम पत्नी के जो बच्चे हैं, वह आप पर डिपेंड नहीं है, उनका खर्च आप नहीं उठा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप दूसरे पत्नी के बच्चे का सीए ले सकते हैं। अगर दूसरे पत्नी का बच्चा नहीं है और आप अगर गोद उठाते हैं, किसी का गोद लेते हैं किसी बच्चे का, तो उस कंडीशन में भी आप ये ले सकते हैं, लेकिन जो आप एडॉप्ट करेंगे चाइल्ड को, वह लीगल तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई सीए अप्लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, और स्कूल अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रथम बार यानी कि फर्स्ट टाइम शिशु शिक्षण भत्ता यानी कि सीए लेने के लिए अगर एप्लीकेशन लिखना है तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेवाम श्रीमान, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस कंडीशन नाम, जन्म तिथि बच्चा का होना चाहिए, साथ में यहाँ पर कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं वो चीज मेंशन होना चाहिए, उसका सत्र क्या है वह मेंशन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आप ले रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि बच्चे का विवरण जो है वो पीआईएस डाटा यानी कि सर्विस रिकॉर्ड में प्रॉपर एंट्री है। इसके बाद यह भी एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है कि जो मेरे पत्नी या फिर पति जो है वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर आपकी पत्नी अगर कोई जो महिला कर्मचारी यह वीडियो देख रहे हैं तो उस कंडीशन में वहां पर शो करना पड़ेगा कि पति सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसके बाद दोस्तों उसके साथ अटैच क्या करना है, क्योंकि अभी ऑफलाइन ही चल रहा है फिलहाल के डेट में, तो उस कंडीशन में आपको एक ये फाइल देना पड़ेगा। साथ में जो फॉर्म अभी हम आपको दिखाने वाले हैं तो वो फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा। साथ में जो स्कूल से जो अटेस्टेड हम लोग करवा कर लाते हैं एक सर्टिफिकेट बनवाकर, वह चीज यहाँ पर मेंशन करवाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और साथ में पुत्र या पुत्री का आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप अटैचमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं एप्लीकेशन के साथ। इसके बाद यहाँ पर नाम, नंबर अपना या चीज इस तरीके से ऐड करके और सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन समझते हैं, जब आप स्कूल चेंज आप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। तो सेम एप्लीकेशन इस टाइप से ही लिखिएगा, स्कूल परिवर्तन और दो अलग-अलग साथ में यह एप्लीकेशन हम ऐसा लिखा हूँ कि स्कूल भी बदली हो गया और उनका जो सत्र है वो भी चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में आप इस टाइप से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लिख करके और इसका नमूना के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर मेंशन कर दिया हूँ कि पहले कौन-सा स्कूल था, इसके बाद उसका जो पुराना स्कूल का सत्र क्या था, लेकिन किस लिए जो कारण शो करना है, तो हम यहाँ पर दूरी होने के कारण दाखिला जो है वह नया स्कूल में एडमिशन कराया, साथ में उसका सत्र क्या है वो चीज़ मेंशन करना है। तो ऐसे यह एप्लीकेशन जो है दोस्तों आप लिख सकते हैं और इसके साथ अटैच कर देना है आपका जो पुराना जो शिशु शिक्षण भत्ता जो है पहले का फॉर्म वह फिल करके, साथ में पुराने स्कूल जिसको आप चेंज किए उसका एक मार्कशीट आपको ऐड करना है। इसके बाद नए स्कूल का जो प्रमाण पत्र जो होता है वह करना है ऐड, और साथ में पुत्री या उनका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लिख करके और इस टाइप से अटैच करके आपको देना है एप्लीकेशन। तो यह थी दोस्तों कि आपको एप्लीकेशन किस टाइप से लिखना है। यहाँ पर दोस्तों या अगर कोई इंग्लिश वाले होंगे तो या इंग्लिश में एप्लीकेशन अगर लिखना चाहें तो इस टाइप से वो एप्लीकेशन लिख सकते। तो हम यहाँ पर इंग्लिश का फॉर्मेट जो है वो अभी हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि सीए फिलअप के लिए डेमो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्त जो हैं बहुत सारे दोस्त अभी भी वो फॉर्म इतना सिंपल फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको फुल फिल किया हुआ फॉर्म जो है वह आपको दिखाएँगे और साथ में हम ब्लैंक फॉर्म का पीडीएफ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके और प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो सीए फॉर्म है ये हम डेमो के लिए बनाए हैं एज़ ए सीआरपीएफ मेंबर। तो सीआरपीएफ में इस टाइप के फॉर्म चलता है, बाकी और सारे डिपार्टमेंट्स में शायद कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे तो यही रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपना फ़ोर्स नंबर एंटर कर देना है। यहाँ फ़ोर्स नंबर हम सब डेमो के तौर पे यूज़ किए हैं, ठीक है? आपको दिखाने के लिए जहाँ पर येलो कलर का हाइलाइट है वह चीज़ आपको पेन से या फिर कंप्यूटर से फिल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट यह सारी चीज़ ऐसे मेंशन रहेंगे, नाम वगैरह लिखना है। यहाँ पर इस तरीके से जो येलो कलर का है सिर्फ़ उसको ही मेंशन करना है, बाकी आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों यहाँ पर नाम वगैरह जहाँ पर है यह आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आता है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली के लिए, तो यहाँ पर जो येलो कलर का है उसको आपको मेंशन करना है, लिखना है। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है यह फॉर्म को। नेक्स्ट पेज में आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर पोस्ट नंबर, नेम, रैंक वगैरह ये सारी चीज़ लिख देना है। जितना हम येलो कलर का हाइलाइट किए हैं, वह सारी चीज़ आपको फिल करना है, ठीक है? स्कूल का नाम हो गया, उसका सत्र हो गया। उसके बाद सेम चीज़ नीचे अपना प्लेस, डेट और नेम, नंबर लिख कर के यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आपको फिल करना है, तो फैमिली डिटेल्स में अपना नाम, पोस्ट नंबर ये सारे जितने भी हाइलाइट किए हुए हैं, जितने भी आपके डिपेंडेंट मेंबर हैं, वह सारी चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्कूल का सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर आपको पेन से इस टाइप से
स्कूल से लिखवा करके लाना है और स्कूल का यहाँ पर साइन स्टाम्प प्रिंसिपल का यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा। तो यह सारे दोस्तों ये फॉर्म रहते हैं और अगर ये फर्स्ट टाइम कोई भर रहा है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये फाइल जो होते हैं, फाइल रखना है और इसके साथ और कुछ नहीं आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके और सबमिट करना है फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो बस सिर्फ इतना फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है। यहाँ देखिए दोस्तों यह जो है यह सीए का ब्लैंक फॉर्म है जिसको मैंने पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर के और डाउनलोड कर सकते हैं। यह ब्लैंक फॉर्म है, आप स्कूल का भी है यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन ए टू जेड फॉर्म जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और साथ में दोस्तों नीचे हॉस्टल सब्सिडी का भी फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, आप इसको फिल कर सकते हैं। 1 पेज है, यहाँ पर 2 पेज है जो स्कूल से यहाँ पर मेंशन करवा कर इसको लाना पड़ेगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट है, यह चीज़ मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पर फैमिली डिटेल्स जो है यह मेंशन करना पड़ेगा और एक आप चाहें तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी और सीए का ब्लैंक फॉर्म हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वर्ष यानी कि इस वर्ष का पहले से ही मैसेज आया है कि अभी संभव ऐप के माध्यम से अप्लाई होगा। तो एज़ ए सीआरपीएफ मेंबर सीआरपीएफ में अभी संभव ऐप चलता है और उसके माध्यम से ही ऑनलाइन सीए अप्लाई का अभी चल रहा है प्रपोज़ल। ऐसे तो आदेश इंस्ट्रक्शन भी मिल चुका है, लेकिन अभी मेन ऑफिस वाले कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। एक-एक कार्मिक का थोड़ा-सा हैंडल करना पड़ता है, तो जो मेन ऑफिस वाले यानी कि मिनिस्ट्री स्टाफ जो होते हैं, उन लोग थोड़ा-सा काम को ज़्यादा ये करने के चलते यह काम को शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा झंझट लग रहा है उन लोगों को। तो बेसिकली बस जो पुराने वाले सिस्टम है, उसी तरीके से फिलहाल तो चल रहा है। अगर मेरे यूनिट में तो चल रहा है, बाकी यूनिट में अगर स्टार्ट हो गया होगा तो अच्छी बात है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले संभव ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा पीडीएफ दिया हुआ था जो कि डायरेक्टेड से आया हुआ था, तो उसको हम आपको बता देते हैं। पहले जाएँगे तो संभव ऐप में खोलेंगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करके यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो फाइनली आपको इस टाइप से फॉर्मेट ओपन होता है और यहाँ पर आपको पोस्ट नंबर, नेम, रैंक वगैरह जो डिटेल्स है वो फिल करना है। फिल करके यहाँ पर दोस्तों जब से आप सबमिट करेंगे तो इस टाइप से सीए स्टेटस में आपको शो करेगा। जैसे सीए अप्लाई है, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ जाता है। जैसे स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटस आपको रिफ्लेक्ट करते रहेगा। इसके बाद दोस्तों वह चला जाता है डायरेक्ट हेड कलर के आईडी में यानी कि मेन ऑफिस के आईडी में चला जाता है। तो वो आईडी जैसे अपना ओपन करते हैं पीपीएमएस तो इस तरीके से उनका संभव रिक्वेस्ट पे जाकर के वह सीए उनको मिलेगा। जैसे इस पे वह क्लिक करेंगे तो इस टाइप से उनका ऑर्डर शो करेगा। इस ऑर्डर पे जैसे वह क्लिक करते हैं तो क्लिक करेंगे तो इस टाइप से फॉर्मेट उनका ओपन होगा। जहाँ पर दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इस पे क्लिक करके वो देख सकते हैं कि जो फिल किए हैं वह सही है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर फिर इसके बाद जो डीलिंग का एक्शन हो जाता है उनका भी संभव ऐप में फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से या फिर हेडक्वार्टर लेवल की यह बात हो जाती है, अपने लेवल की जो नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं सभी कार्मिकों के लिए, तो यह सब मायने नहीं रखता है जानना कि क्या करना है। और बाकी जो संभव ऐप में जब भी आप अप्लाई करने का जब समय आ जाए, तो सेम प्रोसेस रहेगा। जो अभी संभव ऐप में जब आप डाउन करेंगे, तो वहाँ पर एक फॉर्म बीएससीए फॉर्म, क्योंकि 2 ही फॉर्म मिलता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला और एक स्कूल सर्टिफिकेट वाला। बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं और ना ही अपलोड करने की ज़रूरत है। तो जब भी सीए जब संभव ऐप से अप्लाई करने का आ जाए या फिर किसी यूनिट में होगा, तो उस कंडीशन में अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे, तो फर्स्ट टाइम में आपको जैसे एप्लीकेशन बताया, तो वो एप्लीकेशन के साथ वह सारे फॉर्म भी आपको देने हैं। सभी फॉर्म नहीं, जो 2 ही है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन और एक स्कूल वाला। साथ में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यह 3 अगर फर्स्ट टाइम है, तो एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर स्कूल बदली है, स्कूल चेंजिंग है, तो उस कंडीशन में आपको स्कूल चेंजिंग का एप्लीकेशन देना होगा। तो यह थी दोस्तों सीए के बारे में यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे जहाँ तक ध्यान में था, वह सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताया। अगर फिर भी कोई पॉइंट इससे रिलेटेड होगा तो ज़रूर आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। आप चाहें तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।